नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कुमावत सर और आप ही के अपने YouTube चैनल कुमावत सर हिंदी वाले पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पिछली क्लास में हमने मित्रों विशेषण के चारों भेदों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज हम विशेषण के निर्माण की चर्चा और विशेषण की अवस्थाओं को लेकर के चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में जो पढ़ा है उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव रख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, महिला सुपरवाइजर में पूछा गया था और भी 2-3 परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। अब इस प्रश्न को 2 तरीके से करता है परीक्षक जानबूझ करके। पहला प्रश्न कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, तो उत्तर होगा 3। कई बार क्या करता है परीक्षक जानबूझ कर कहता है, और ये पिछली बार जब महिला सुपरवाइजर में प्रश्न आया तो वहाँ पूछा गया कि तुलना के आधार पर विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। मैं कहना चाह रहा हूँ मित्रों, कैसे ही पूछ लो, विशेषण की अवस्था को लेकर के किसी तरह प्रश्न पूछ लो, 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। मूलावस्था जिसमें विशेषण का मूल शब्द होता है, दूसरी होती है उत्तरावस्था जिसमें विशेषण की दूसरी अवस्था होती है, तीसरी होती है उत्तमावस्था, ये विशेषण की तीसरी अवस्था होती है। 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। इन अवस्थाओं में क्या होता है हम चर्चा कर रहे हैं। मूल अवस्था क्या होगी, तो हम पढ़ रहे हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं होती है। मैं चार्ट के माध्यम से इसको समझा रहा हूं आपको। पहली होती है मूलावस्था। मूलावस्था, मूल प्लस अवस्था क्या होता है इसमें, तो इसके लिए लिख रहे हैं यह या इसमें जो मूल अवस्था होगी उसमें क्या होगा, उसमें विशेषण का मूल शब्द होगा। इसमें मूल विशेषण शब्द, यहां मूल विशेषण का मतलब यौगिक और मूल वाला नहीं, बल्कि जो विशेषण शब्द है, जैसे आपने कहा अच्छा, फिर कहा उससे अच्छा और फिर कहा सबसे अच्छा, इन तीनों में मूल शब्द कौन सा था, अच्छा। यानी कि इसमें मूल विशेषण शब्द होता है, यानी कि इस विशेषण में किसी से तुलना नहीं होती। आप लिख सकते हो यहां तुलना नहीं होगी, बल्कि उसको एक उपमान दिया जाएगा, एक विशेषण उसको दिया जाता है। इसमें विशेषण की का मूल शब्द होता है। दूसरी है मित्रों उत्तरावस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्लस अवस्था, तो उत्तरावस्था लिख रहा हूं मैं। यहां पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं तर, ये अभी समझाऊंगा कि क्यों लिख रहे हैं हम आपको। और तीसरी होती है उत्तम अवस्था। उत्तम प्लस अवस्था इसलिए आप कह सकते हैं उत्तमावस्था। 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये जो मूलावस्था होती है इसमें विशेषण का मूल शब्द होता है। दूसरी होती है उत्तरावस्था, इसमें किसी एक से तुलना की जाती है, यानी कि जो किसी एक व्यक्ति से उसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जैसे आपने कहा अच्छा, यानी कि जैसे आपने कहा कि राम अच्छा लड़का है, तो आपने राम की विशेषता बताई क्या है, अच्छा है। इसमें किसी एक से तुलना होती है। यहां अच्छा, जैसे आपने कहा उससे अच्छा, उससे कह दो चाहे मैंने कोई संज्ञा लिख दी, एक ही बात है। जैसे मैं उदाहरण दे दूं, मान लीजिए यहां पर कि मोहन सोहन से अच्छा है, तो आपने मोहन की किसी एक से तुलना की, सोहन से। आप कहते थे कि मैं उससे अच्छा हूं, तो आपने खुद की एक उससे तुलना की है, तो उससे या राम से अच्छा। सर्वनाम हो सकता है, संज्ञा हो सकती है, किसी एक से तुलना कर रहे हैं। तीसरी होती है उत्तम अवस्था। मैं यहां एक शब्द लिख रहा हूं तम, अभी चर्चा करेंगे। यह या कह सकते हैं इसमें एक से अधिक या सबसे,
एक से अधिक का मतलब उससे आगे जितने हैं, या इसमें कह सकते हैं इसमें सबसे तुलना की जाती है, इसमें सबसे तुलना की जाती है, तुलना की जाती है। जैसे मैंने कहा सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, यानी कि अगर मैं उदाहरण दूं तो यहां मैं कहूं मोहन अच्छा है या अच्छा लड़का है। फिर कहा कि हमने मोहन राम से अच्छा है, आपने एक से तुलना की। यहां कह रहे हैं कि मोहन सबसे अच्छा है, मोहन सबसे अच्छा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ सबसे तुलना कर रहे हैं। ये विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है, एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था और एक उत्तम अवस्था। अंग्रेजी में आप इसको जो अलग अलग डिग्री कहते हैं, यहाँ पर आप इसको जो ठीक है तरतम वाला मैं समझा देता हूँ इसमें। अब ये जो विशेषण की जो अवस्थाएं होती है, इसको बदलने के दो प्रोसेस होते हैं, दो तरह से बदल सकते हैं। एक तो आप उसके साथ उससे और सबसे शब्द का प्रयोग करके इसकी विशेषण की अवस्था बदल सकते हैं। जैसे आपने कहा राम अच्छा है, ये इसका मूल शब्द था विशेषण का। आपने कहा कि राम उससे अच्छा है या मोहन से अच्छा है या राम से अच्छा है, तो यहाँ पर आपने किसी एक से यानी उससे या किसी एक संज्ञा से शब्द का प्रयोग करके तुलना कर सकते हो। और एक है या जिसमें उत्तम अवस्था, जिसमें सबसे शब्द का प्रयोग करके आप अवस्था बदल सकते हो। दूसरा तरीका होता है शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ करके। प्रत्यय कैसे जोड़ेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास कोई मूल विशेषण है और उसकी अवस्था बदलनी है, तो उसके साथ अगर आप तर प्रत्यय जोड़ देंगे, कौन सा प्रत्यय जोड़ देंगे मित्रों, तर प्रत्यय जोड़ देंगे, तो ऐसे शब्द को विशेषण की उत्तरावस्था कहा जाएगा। और याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर किसी विशेषण शब्द के साथ तर शब्द जुड़ा हुआ है तो उसे विशेषण की उत्तरावस्था के नाम से जाना जाएगा। और यदि किसी विशेष शब्द के अंत में तम प्रत्यय जोड़ दोगे तो उसे विशेषण की उत्तम अवस्था के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने कहा उच्च, अब मैं कह दूं उच्चतर। अब पूछो ये विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो आप कहेंगे ये उत्तरावस्था है। याद रखने का बिल्कुल तरीका, तर यानी उत्तरा। मैं कहूं उच्चतम, तो ये विशेषण की उत्तम अवस्था हो गई। ये तीन प्रकार की विशेषण की अवस्थाएं होती है। मूल अवस्था जिसमें विशेषण का मूल शब्द होता है, उत्तरावस्था जिसमें किसी एक से तुलना की जाती है, और उत्तम अवस्था जिसमें एक सबसे तुलना की जाती है। प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। पहला प्रश्न, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, तीन। कौन कौन सी नाम बताओगे, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, जो इसको अंग्रेजी में इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री, जो अंग्रेजी में आप तीन प्रकार की डिग्रीज पढ़ते हो, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब वहाँ पर जैसा होता है कि गुड के साथ वेरी गुड कह सकते हो, लेकिन बेस्ट के साथ वेरी बेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप में विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। और ये कहानियाँ आपके वाक्य शुद्धिकरण में भी काम आती है। कई बार कह दिया कि वाक्य भाषा की सबसे उच्चतम इकाई है, और फिर कहेगा कि इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो वहाँ पर ये अशुद्धि मानी जाएगी अधिक पदत्व की, क्योंकि उच्चतम कहने के बाद सबसे कहने की जरूरत ही नहीं है। जब हम तम नहीं लगाते तो हम सबसे शब्द का प्रयोग करते। देख रहे हैं आप वाक्य में हमने कहा मोहन सबसे अच्छा है, अब सबसे कहने का मतलब है वो अपने आप आ गया, लेकिन तम लगाने के बाद सबसे शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी तरह हमने कहा निम्न, निम्नतर, निम्नतम। अब निम्नतम कह रहा हूं तो विशेषण की क्या हो गई, उत्तम अवस्था हो गई। विशेषण की उत्तम अवस्था है, विशेषण की उत्तरावस्था है, और विशेषण की मूल अवस्था है। श्रेष्ठ एक शब्द है जिसकी अवस्थाएं परिवर्तित नहीं होती है, वो अपने आप में ही उत्तमावस्था में ही प्रयोग किया जाता है। यानी जो श्रेष्ठ शब्द लिखते हो आप, ये कई बार आता है, इसको श्रेष्ठतम नहीं कह सकते, क्योंकि श्रेष्ठ अपने आप में ही विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। समझ मित्रों कहानी, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। हमने अब तक विशेषण की अवस्थाएं पढ़ी है। विशेषण की अवस्थाएं
3 होती है, कैसे ही पूछ ले, तुलना के आधार पर पूछ ले, चाहे विशेषण की अवस्थाएं पूछ ले, कितनी करनी है? 3। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। अगर किसी शब्द के साथ तर जुड़ा हुआ है तो विशेषण की उत्तरावस्था है, और उसके साथ तम जुड़ा हुआ तो विशेषण की उत्तम अवस्था है, और उसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, मूल विशेषण शब्द है, तो वो मूलावस्था के नाम से जाना जाता है। विशेषण की अवस्थाएं बदलने के 2 तरीके हैं। एक तो उन विशेषण शब्दों के साथ उससे या सबसे शब्द का प्रयोग जोड़ करके कर सकते हैं, अथवा प्रत्ययों का प्रयोग करके भी किया जा सकता है। अगली बात आती है मित्रों, जो विशेषण के प्रकरण की अंतिम कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं आज इस विशेषण वाले प्रकरण में, विशेषणों की रचनाएं। और आजकल जो प्रश्न आते हैं मित्रों, हमने पिछली भाववाचक संज्ञा के दौरान भी चर्चा की कि संज्ञाओं के भी आजकल प्रश्न भाववाचक से आते हैं, और वहाँ पर भी ये पूछा जाता है कि ये भाववाचक संज्ञा कैसी है, रूढ़ है या फिर यौगिक है, और यौगिक है तो भी किससे इसका योग हुआ है। उसी तरह से विशेषण के प्रश्न भी आजकल इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, और आपके पाठ्यक्रमों में, कई पाठ्यक्रमों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विशेषणों की रचनाएं या संज्ञा शब्दों से विशेषणों का निर्माण। तो विशेषणों की रचनाएं क्या होती है, इसलिए थोड़ा हम चर्चा कर रहे हैं। विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रूढ़ विशेषण और एक यौगिक विशेषण। यौगिक विशेषण का मतलब है किसी अन्य शब्दों अर्थात विशेषण से भिन्न हिंदी का कोई तत्व हो, जैसे कि हिंदी की कोई संज्ञा है, जैसे कि हिंदी का कोई सर्वनाम है, जैसे कि हिंदी की कोई क्रिया है, अथवा हिंदी का कोई अव्यय शब्द है। इन शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके या कभी कभी उपसर्ग जोड़ करके उन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया अथवा अव्यय शब्दों को विशेषणों में परिवर्तित कर दिया जाता है, और ऐसे ही विशेषणों को यौगिक विशेषणों के नाम से जाना जाता है। कई बार परीक्षा में आता है, देखिएगा कई बार प्रश्न कैसा आता है, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। जैसे एक प्रश्न दिया आपको, सुगंधित। अब सुगंधित एक विशेषण है, ये सुगंध भाववाचक संज्ञा से बना है, सुगंध से बना है, भाववाचक संज्ञा है। एक हमने कहा लड़ाकू, ये लड़ाकू एक क्रिया से बना, जैसे लड़ाकू विमान, ये क्रिया से बना विशेषण है। उसी तरह मान लीजिए मैं कह दूं, जैसे कल हमने पढ़ा शहरी, जैसे शहरी लोग, तो ये विशेषण का काम कर रहा है यहाँ पर। अभी हम समझाएंगे आपको कि कई बार बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर ये सर्वनाम है या मैं पूछूंगा संज्ञा है या फिर विशेषण है। तो उसका भी एक तरीका है मित्रों, अगर कोई शब्द विशेषण है कि नहीं उसका पता लगाना है तो उसके साथ कोई संज्ञा रख करके देख लो, क्योंकि कई बार यही प्रश्न, अभी तो हम विशेषण यौगिक की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी आता है 4 शब्द दे देते आपको और फिर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है, तो आप पता लगा। जैसे सुगंधित फूल, स्पष्ट है कि ये फूलों की विशेषता बता रहा है। लड़ाकू विमान यानी विमान की विशेषता बता रहा है। शहरी लोग, लोगों की क्या बता रहा है, विशेषता। इसका मतलब ये तीनों विशेषण है। अब विशेषण में पता लगाना है कि रूढ़ है या यौगिक है, तो आपको दिख रहा है कि सुगंध प्लस इत से, लड़ प्लस आकू से, शेर प्लस ई से शेरी, यानी कि यौगिक है। लेकिन यौगिक में आपसे ये पूछेगा कि इनमें से ऐसा कौन सा विशेषण है जो यौगिक नहीं है। अब पहला देखो, मैंने कहा कौन सा एक विशेषण यौगिक नहीं है, तो ये यौगिक विशेषण नहीं है, पहला प्रश्न बन गया। दूसरा यहां से प्रश्न बना लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण क्रिया से निर्मित है। तो है तो सारे ही विशेषण, लेकिन आपको बताने की क्रिया से बना हुआ कौन सा है। ये लड़ना क्रिया से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण संज्ञा अथवा जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ है, ये आपका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण जातिवाचक से नहीं है, मान लीजिए पूछ लिया, तो ये आपसे बना हुआ है। यानी कि आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं यौगिक के, वो इस तरह पूछे जाते हैं कि अलग अलग शब्दों से विशेषणों का निर्माण होता है। आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा विशेषण किस प्रकार के शब्द से बना हुआ है। ये प्रकरण मित्रों ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने भाववाचक संज्ञा के दौरान पढ़ा कि भाववाचक संज्ञाएं भी यौगिक और रूढ़ 2 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से भी भाव बनता है, हमने देखा वहां पर बना करके राम से रामत्व। जातिवाचक से भी भाव बनता है, भाववाचक संज्ञा हम देखिए जैसे मानव से मानवता। सर्वनामों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, विशेषणों से भी भाववाचक बनती है, क्रियाओं से भी भाव बनती है, और अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। उसी प्रकार से विशेषण भी यौगिक होता है। और ये संज्ञाओं से तीनों प्रकार की संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञाओं में, तीनों प्रकार की संज्ञाओं में प्रत्यय जोड़ करके कई ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिनको आप भाव में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा धीर,
अब ये धीर क्या है? ये विशेषण है। हमने इसको धीर से धैर्य वहां पर भाववाचक संज्ञा बनाई थी, विशेषण से भाव बनाया था। उसी तरह से हिंदी की कई भाववाचक संज्ञाएं ऐसी है जिनको आप विशेषण में परिवर्तित कर सकते हो। कई ऐसी भाववाचक संज्ञाएं होगी जिसको आप क्या कर सकते हो? विशेषण में परिवर्तित कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द कहा कपट। अब मैं आपसे पूछूं कि कपट क्या है, तो आप कहोगे छल, कपट, सुख, दुख, मोह, माया। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आपने इसको कहा कपटी। अब ये कपटी शब्द क्या बन गया है? विशेषण बन गया है। आपसे यही पूछा जाएगा कि ये कपटी शब्द विशेषण है कि नहीं है, तो आप विशेषण है या संज्ञा, ये पता लगाने के लिए बेहतर तरीका है, संज्ञाएं अपने साथ संज्ञा नहीं मांगती, लेकिन विशेषण अपने साथ संज्ञा मांगता है। अब कपटी क्या? कपटी तो कहोगे कपटी लोग, कपटी पुरुष। तो ये शब्द क्या है? विशेषण है। इसका पता लगाने का एक तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा देखा जाता है, क्योंकि कई बार सीधा प्रश्न भी आता है कि कौन सा एक विशेषण है, एक नहीं है, कौन सी एक भाववाचक संज्ञा है या नहीं है, या कौन सी संज्ञा है। तो संज्ञा और विशेषण पहचानने का भी बेहतर तरीका यह है कि अगर कोई विशेषण होगा तो उसके साथ संज्ञा की आवश्यकता पड़ती है, जबकि खुद संज्ञा के साथ किसी अन्य संज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वहां पर आप बताएंगे कि ये किस प्रकार से बना हुआ है। तो हम लिख सकते हैं विशेषणों की रचनाएं। विशेषणों की रचनाएं, विशेषणों की रचनाएं। देखिएगा मैं लिख रहा हूं यहां पर संज्ञा। तीनों प्रकार की संज्ञाओं में हम अभी कुछ आपको उदाहरण देंगे, बाद में इसका जब पीडीएफ देंगे तो उस समय आप इसको पूरे को बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेंगे। अभी हम सबके, थोड़े व्यक्तिवाचक के, थोड़े जातिवाचक के, भाववाचक के, फिर सर्वनामों से, फिर क्रियाओं से और फिर अव्यय शब्दों से विशेषणों के कुछ उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर संज्ञा, तीनों प्रकार की संज्ञाएं, व्यक्ति, जाति और भाव। संज्ञा, सर्वनाम। हिंदी के जो सर्वनाम शब्द है, हमने पढ़ा था कल कि सर्वनाम शब्दों को विशेषण बनाते हैं। जो मूल सर्वनाम शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है। जैसे यह पुस्तक, कल हमने पढ़ा, तो यह सार्वनामिक विशेषण था इसमें। अब इस यह का अगर कोई विकसित रूप है तो वो किस में चल जाएंगे? यौगिक सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। यानी विशेषण तो है लेकिन कैसा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में, अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। ओ समझ आए, प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। समझ आते हैं मित्रों, विशेषण शब्द बनाए जाते हैं या विशेषणों का निर्माण किया जाता है। यानी कि हिंदी की संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया तीनों ही प्रकार के शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके उन्हें विशेषणों में परिवर्तित कर लिया जाता है। जैसे हम कुछ उदाहरण दे रहे, पहले हम संज्ञाओं वाले उदाहरण ले रहे हैं। तीनों प्रकार की संज्ञाओं के मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। जैसे यहां पर मैं व्यक्तिवाचक के कुछ उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे मुझे बताओ भारत क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये व्यक्ति से मैं बना रहा हूं, सबसे बन जाते हैं, प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं। ये व्यक्तिवाचक से बनने वाले हैं। यहाँ मैं कुछ उदाहरण जातिवाचक के दे रहा हूं और कुछ हम भाववाचक संज्ञाओं से विशेषणों का निर्माण करेंगे। देखिएगा, भारत क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जो स्थान विशेष का नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने इसमें ये प्रत्यय जोड़ा और शब्द बना दिया भारतीय। अब ये भारतीय क्या है? ये विशेषण है कि नहीं है? तो भाई भारतीय लोग, भारतीय नागरिक, भारतीय परंपरा, ये सब क्या है? ये इस भारतीय शब्द से विशेषण का बोध हो रहा है, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है। ये रूढ़ और यौगिक की मैं चर्चा कर रहा हूं। अब ये यौगिक है, लेकिन यौगिक बनने के बाद जाएगा कहाँ? गुणवाचक विशेषण में। और गुणवाचक में भी व्यक्तिवाचक वाला जो भेद है उसमें जाए शामिल किया जाएगा। जैसे मैंने कहा शहर, ग्राम। मुझे बताइए शहर ग्राम क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि एक विशेष प्रकार के स्थान का बोध नहीं हो रहा, बल्कि स्थान की एक जाति है। तो शहर से शहरी, ग्राम से ग्रामीण, ये क्या हो गया? जैसे नमक, जातिवाचक का एक भेद है, द्रव्यवाचक उसका उपभेद है। नमक से नमकीन,
ये क्या है? उसी तरह से जाति से बनी भाववाचक विशेषण है। मैंने कहा दया, कृपा। मुझे बताओ दया कृपा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आप इसमें प्रत्यय जोड़ के दया से दयालु, कृपा से कृपालु, शंका से शंकालु, ये क्या बन रहे हैं? विशेषणों का दयालु लोग, कृपालु लोग, शंकालु लोग, ये सारी क्या है? जैसे प्यार क्या है? क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह प्यार से प्यारा, कितना प्यारा बच्चा। तो बच्चे क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं कि वो क्या है? प्यारा है। यानी कि तीनों प्रकार की जो संज्ञाएं हैं उनमें प्रत्यय जोड़ करके आप उसको भाववाचक संज्ञाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे ईश्वर है, ईश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हमने पढ़ा है। ईश्वर से ईश्वरीय, ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय दृष्टि। तो आप ईश्वरीय क्या कर रहे हैं? ये क्या बन रहा है भाई? इसका विशेषण बन रहा है। ईश्वर जा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसे ईश्वरीय क्या बन गया? विशेषण का निर्माण हो गया। यानी कि तीनों प्रकार की संज्ञाओं में प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बनाए जाते हैं। व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक में, भाववाचक में। प्रश्न कैसे आता है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। या तो ये होता कि 4 शब्द ये हैं, 4 में से 3 तो यौगिक विशेषण है और एक रूढ़ है। फिर पूछ लेगा कि कौन सा एक यौगिक विशेषण नहीं है, तो यौगिक वो नहीं है जो किसी अन्य से नहीं बना है। लेकिन प्रश्न इससे और आगे आता है कि विकल्प के चारों ही शब्द यौगिक हैं, चारों यौगिक विशेषण है, लेकिन चारों का निर्माण अलग अलग से हुआ है। फिर वो पूछेगा कि कौन सा व्यक्तिवाचक से बना हुआ है, कौन सा जातिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है, कौन सा भाववाचक से बना विशेषण है, अथवा कौन सा क्रिया से बना हुआ है, कौन सा सर्वनाम से। तो ये किससे थे? संज्ञाओं से बने हुए विशेषण थे। अब हम लिख रहे हैं सर्वनामों से कैसे विशेषण बनाए जाते हैं। सर्वनाम शब्दों से भी विशेषण बनाए जाते हैं। यानी कि हिंदी के जो सर्वनाम हमने पढ़े हैं उनको भी विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है। अब विशेषण की तरह सीधे प्रयोग होंगे तो सार्वनामिक विशेषण, कल भी हमने पढ़ा, लेकिन सार्वनामिक में भी तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे सर्वनाम है, मान लीजिए मैं सर्वनाम वाले लिख रहा हूं, ये एक सर्वनाम है। अगर इसको सीधे सीधे प्रयोग कर लोगे, यह पुस्तक, तो ये विशेषण है लेकिन रूढ़ विशेषण है, यौगिक नहीं है, और सार्वनामिक विशेषण का भेद हो गया। लेकिन अगर मैं इसका विकसित रूप लिख लूं, ऐसा, यह है, यह से ऐसा, जैसे मैंने कहा ऐसे लोग, ऐसा, ऐसी, ऐसे, ये यह के विकसित रूप हैं, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। यानी सर्वनाम से भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वह, ये सर्वनाम है, वैसा, वैसी, वैसे, ये क्या है? सर्वनामों से भी यौगिक विशेषण बनाए जा सकते हैं। उसी तरह से हमने लिखा था कल भी कि किसी भी, कल हमने पढ़ा था, किसी भी सर्वनाम शब्द के साथ सा से सी जोड़ करके भी उसे विशेषण बनाया जा सकता है। वो सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन सार्वनामिक में भी भाई दो, हर प्रकार के विशेषण में, जैसे आपने गुणवाचक पढ़ा तो गुणवाचक तो है, लेकिन गुण में भी रूढ़ है या फिर यौगिक है। अगर यौगिक है तो किससे बना है? उसी तरह से सार्वनामिक विशेषण है, ये बात ठीक है, लेकिन वो रूढ़ है या फिर यौगिक है। उसी तरह से क्रिया शब्दों से, ये सर्वनाम से थे, हिंदी की क्रियाओं से भी, यानी क्रिया शब्दों से भी प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे लड़ना से, मान लीजिए लड़ना एक क्रिया है कि नहीं है भैया। अब मैं कह दूं लड़ाकू, तो ये लड़ाकू क्या हो गया? विशेषण हो गया। जैसे लड़ाकू विमान। जैसे भागना एक क्रिया है, भागना से भगोड़ा। अब आपसे पूछेंगे कि ये क्या है? भागना से भगोड़ा, ये क्या है? विशेषण है। कैसा विशेषण है? यौगिक विशेषण है। लेकिन यौगिक में भी प्रश्न ये है कि ये बना हुआ किससे है? तो आप कहोगे क्रिया से बना हुआ विशेषण है। उसी तरह से पीना एक क्रिया है, पियक्कड़,
ये एक विशेषण बन गया। अब प्रश्न है कि पियक्कड़ विशेषण तो है लेकिन बना किससे है? उसी तरह से भूलना से। भूलना एक क्रिया है, उसी तरह से भूलना से भुलक्कड़, ये आपका विशेषण है। लेकिन पूछेंगे कि कैसा है, रूढ़ है या यौगिक, तो आपका होगा यौगिक है। अब यौगिक में कैसा है? क्रिया से बना हुआ विशेषण है। उसी तरह से अव्यय शब्दों से, अव्यय वो होते जिन पर लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि हिंदी के जो अव्यय शब्द हैं उनसे भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। जैसे आज, ये अव्यय शब्द है क्योंकि इसका लिंग वचन निर्धारित नहीं होता है, लेकिन आप इसको विशेषण बना सकते हो। जैसे आज का, आज का अखबार, देखिए आज तो एक अव्यय शब्द है लेकिन आज का अखबार कह दिया, आज का समाचार, तो ये आज का इस अखबार की क्या बता रहा है? विशेषता बताता है। तो ऐसे शब्दों को यौगिक विशेषणों के नाम से जाना जाता है। ये हमारा मित्रों विशेषण का प्रकरण समाप्त हो गया। इसमें एक चीज रह गई है, जिस तरह से आपसे पूछते हैं कि संज्ञा के विकारक कितने आपने पढ़े हैं, ये एक चीज इसमें और ऐड कर लेना, आता है इसका प्रश्न भी। संज्ञा के विकारक तत्व 3 थे। संज्ञा के विकार कितने थे? 3, लिंग, वचन, कारक। सर्वनाम के विकारक तत्व हमने पढ़े 2, वचन और कारक। अब आपसे पूछ ले कि विशेषण के विकारक कितने होते हैं, तो विशेषण के विकारक 2 होते हैं। विशेषण के विकारक तत्व 2 होते हैं, एक तो लिंग और एक वचन। क्योंकि किसी भी विशेषण का हम लिंग बदल सकते हैं, अच्छा अच्छी, वचन बदल सकते हैं, अच्छा से अच्छे, बुरा बुरी बुरे। इस प्रकार से विशेषणों का ये हमारा प्रकरण मित्रों समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे आपसे इस व्याकरण की क्लास में क्रिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।